सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक आगे बहुत गड़बड़ है। एक तरफ टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और दूसरी तरफ बदअमनी और इलाकाई तनाज़ात में भी इजाफा होता जा रहा है। दिसंबर 2025 में कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए जो बता गए कि आने वाला वक्त सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि आलमी अमन के लिए भी ख़तरनाक है। मई 2025 में पाकिस्तान ने एक मुख्तसर जंग में भारत को शिकस्त देकर पूरी दुनिया में एक अहम मकाम हासिल किया और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अचानक पाकिस्तान के बहुत बड़े परस्तार बन गए। फिर इसराइल ने ईरान और कतर पर हमला कर दिया। इन दो हमलों के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा कर लिया जिस पर पाकिस्तानियों ने बड़ा जश्न मनाया। इस मुआहदे के कुछ ही दिनों बाद मिस्र के शहर शर्मुल शेख में सदर ट्रंप ने पाकिस्तान समेत दीगर अहम मुस्लिम ममालिक के कायदीन के हमरा गजा अमन प्लान का ऐलान किया। इस मौके पर हमास और इसराइल में सीज फायर का एक मुआहदा भी किया गया। एक दफा फिर बड़ा जश्न मनाया गया कि अब फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद हो जाएगा। अफसोस कि यह कत्लेआम बंद न हुआ। इसराइल की तरफ से गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी रहा और आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप का अमन प्लान दरअसल गजा को फलस्तीनियों से खाली करके दीगर ममालिक में बसाने का मंसूबा बनकर सामने आया। इस नाचीज ने ट्रंप को गजा की मिल्लत मजलूम का नया खरीदार करार देकर ग्रेटर इसराइल के मंसूबे पर तनकीद की तो दाएं बाएं से कुछ मेहरबानों ने लफ्जी गोलाबारी शुरू कर दी और अमन मंसूबे का लिबादा ओढ़ कर कहा कि आप तो चाहते हैं कि फलस्तीनी मरते रहें और इनकी लाशों पर आंसू बहाने का काम जारी रखें। मुझ पर इस तनकीद में उस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब मैंने पाकिस्तानी फौज को गजा भेजने की मुखालफत की और गुजारिश की कि अपनी फौज को फलस्तीनियों के मुकाबिल न लाएं। फिर दिसंबर 2025 आ गया। पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार ने ऐलान किया कि पाकिस्तानी फौज फलस्तीन के मजहमती तंजीम को गैर मुसल्लह करने के लिए गजा नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने यह फैसला अकेले नहीं किया था। सऊदी अरब और तुर्की समेत कई अहम मुस्लिम ममालिक ने यह फैसला किया था कि पाकिस्तान गजा में इसराइल के फौजी अहदाफ के हुसूल में मददगार नहीं बनेगा। पाकिस्तान का यह दुरुस्त फैसला ट्रंप इंतजामिया के लिए बहुत बुरी खबर थी क्योंकि ट्रंप गजा अमन प्लान को कामयाब करने के बाद पाकिस्तान समेत बहुत से मुस्लिम ममालिक को माहिदे इब्राहिमी का हिस्सा बनाना चाहते थे। इनका ख्याल था कि जल्द ही पाकिस्तान और सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। पाकिस्तान की तरफ से गजा फौज न भेजने के फैसले के फौरी बाद इसराइल ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का मुतनाज़ा ऐलान कर दिया। सोमालीलैंड को तस्लीम करने का असल मकसद ये था कि वहां गजा के फलस्तीनियों को बसाया जाए। सोमालीलैंड से कबल सिर्फ इंडोनेशिया ने गजा के फलस्तीनियों को अपने मुल्क में बसाने पर आमादगी जाहिर की थी। अब एक और मुल्क इसराइल का मददगार बन गया था। इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड को तस्लीम करने के फैसले ने ट्रंप के नाम नेहाद अमन प्लान की हकीकत को बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान समेत ओआईसी के दीगर रुकन ममालिक ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला सोमालिया की सालमियत पर हमला करार दे दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह कर दिया कि फलस्तीनियों को गजा से निकालकर सोमालीलैंड में बसाने का मंसूबा नाकाबिले कबूल है। अभी हम इस खौफनाक मंसूबे की मजम्मत में मसरूफ थे कि दिसंबर 2025 एक और बुरी खबर लेकर आया। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात आमने सामने खड़े हो गए। सऊदी अरब ने इल्जाम लगाया कि इमारात की तरफ से यमन के अलैदगी पसंदों की मदद की जा रही है जो सऊदी अरब की सालमियत के लिए भी खतरा है। पूरी दुनिया की तवज्जो सोमालीलैंड से यमन की तरफ चली गई जहां सऊदी फोर्सेस ने यमनी अलैदगी पसंदों के लिए हथियार ले जाने वाले एक बहरी जहाज पर हमला कर दिया। इमारात और सऊदी अरब में पैदा होने वाली इस कशीदगी को कम कराने के लिए पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार भी सरगर्म हो गए। पाकिस्तान और कुछ दीगर ममालिक की कोशिशों से इमारात ने यमन से अपनी फोर्सेस को वापस बुलाने पर आमादगी जाहिर कर दी है। लेकिन ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब में तनाज़ात की तारीख बहुत पुरानी है। इमारात और सऊदी अरब में अल बेरमी और अल यन के इलाकों के कंट्रोल पर तनाज़े को शेख जायद बिन सुल्तान और शाह फैसल ने जद्दा मुआहदे के जरिए हल करने की कोशिशें की थी। शेख जायद और शाह फैसल दोनों ही पाकिस्तान के दोस्त थे। ये मुआहदा 1974 में हुआ और इस मुआहदे के पीछे पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खामोश किरदार अदा किया जिसकी तफसील हमारे दफ्तर खारजा की फाइलों में बंद है। इस मुआहदे के बाद ही सऊदी अरब और इमारात के सिफारती ताल्लुकात कायम हुए थे। फिर दोनों ममालिक तवील अरसे तक एक दूसरे के इत्तेहादी बने रहे।
दोनों ने 2015 में मिलकर यमन में फौजी मदाखलत की क्योंकि यमन से इन दोनों को शिकायत थी। दोनों ने 2017 में मिलकर कतर पर दबाव डाला कि वो इनके मुखालफीन को पनाह न दिया करे। 2020 में इमारात ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने का फैसला कर लिया और यूं इमारात के सऊदी अरब से रस्ते जुदा होने लगे। यमन से हौसी बागियों ने सऊदी अरब के अंदर मदाखलत को बढ़ा दिया। इन बागियों को इमारात की हिमायत हासिल थी। दूसरी तरफ सूडान में भी सऊदी अरब और इमारात एक दूसरे के सामने आ गए। सऊदी अरब का इल्जाम है कि इमारात वहां भी सूडान की हुकूमत के बागियों की हिमायत कर रहा है। इमारात इस इल्जाम की तरदीद करता है। इमारात का दावा है कि सऊदी हुकूमत बहुत सी मल्टी नेशनल कंपनियों पर दबाव डालकर इनके इलाकाई दफातर इमारात से सऊदी अरब मुंतकिल करवा रही है। इन दोनों ब्रदर ममालिक के इख्तलाफात काफी अरसे तक छुपे रहे, लेकिन अब दुनिया के सामने आ गए हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि वो OIC के जरिए इन इख्तलाफात को तय करवाए क्योंकि फिलहाल इन इख्तलाफात का सबसे ज्यादा फायदा इसराइल उठाएगा। इसराइल एक बहुत बड़े अंदरूनी बहरान का शिकार है। एक इसराइली तारीखदान प्रोफेसर एलान पापे ने अपनी नई किताब इसराइल ऑन द ब्रिंक में इसराइल के बहुत जल्द खत्म होने की पेशनगोई कर दी है। एलान पापे बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी में मशरिक वस्ता की तारीख के उस्ताद हैं। इनके ख्याल में इसराइल यहूदी रियासत नहीं बल्कि एक सेहूनी रियासत है और सेहूनियत पूरी दुनिया में जवाल का शिकार है। सेहूनियत का जवाल दरअसल इसराइल को भी जवाल की तरफ धकेल रहा है। इसराइल को जवाल से बचाने के लिए नेतन्याहू ने गजा में कत्लेआम शुरू कर रखा है और वो अमन में दिलचस्पी नहीं रखता। वो गजा में कत्लेआम बंद नहीं करेगा और फलस्तीनियों को सोमालीलैंड के बड़े बड़े कैद खानों में महबूस करने की कोशिश करेगा। आखिरकार गजा के तनाजे के बाइस बड़ी आलमी ताकतें एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रही है। इस जंग की बड़ी वजह नेतन्याहू बनेगा। इस जंग से बचना है तो 2026 में सबको मिलकर नेतन्याहू को रोकना है। नेतन्याहू और इसके इत्तेहादी मोदी के खिलाफ पाकिस्तान की आवाज पर दुनिया इसी वक्त तवज्जो देगी जब पाकिस्तान के अंदर भी सियासी इस्तेहकाम नजर आएगा। आज पाकिस्तान ब्रदर मुस्लिम ममालिक में मफाहमत के लिए जो अहम किरदार अदा कर रहा है वही किरदार पाकिस्तान के अंदर भी नजर आना चाहिए। हमें सिर्फ हुकूमत और अपोजिशन में सीज फायर नहीं चाहिए बल्कि बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वालों के शिकवे शिकायतें भी खत्म करना है। ये शिकायतें खत्म ना हुई तो आने वाले वक्त में बहुत गड़बड़ हो सकती है जिसे रोकना किसी कमजोर सियासी हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल होगा।